नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज हमने शुरू की है। आप सबके रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने इस सीरीज शुरू की है। तो प्रीवियस ईयर की सीरीज में ही हम लोगों ने 2018 और 2014 का पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग 2000 जो है 16 का ही सॉरी 2018 और 2014 का हम लोगों ने पेपर देख लिया था। अब 2016 का पेपर सितंबर का सीटेट जो है 16 सितंबर में जो हुआ था उसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, सॉरी देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो उसमें अब इस पेपर में हम लोगों ने आपको जैसा कि पता है कि हम लोग सारे को अलग अलग पार्ट में करते हैं। तो इसी तरह से अब आज हम लोग जो है ईवीएस का सेक्शन देखेंगे। ईवीएस का सेक्शन आपको पता है कि हम लोग दो पार्ट में करते हैं, क्योंकि जो है एक तो 15 कंटेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड उसको होता है, उसको करते हैं एक अलग वीडियो में। और उसके अलावा एक जो होता है पैडागोजिकल जो क्वेश्चन होते हैं ईवीएस पैडागोजी से, उसको अलग करते हैं। क्योंकि वीडियो हो चुकी है, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग छोटे छोटे अलग अलग पार्ट में बांट के करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको बोझ ना लगे। तो चलिए देर न करते हैं, हम लोग आज के जो है प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ईवीएस का जो है सेक्शन हमारा। और ये हमारा आज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, इसमें पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर सभी शेष कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? तो आपको वो कारण ढूंढना है जो नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन हम लोग कौन सा कारण दिया है। पहला, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। ऑप्शन, इस बात को उभारना है कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हम लोग का कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय को जीवन आजीविका विशेष पशुओं पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। और ऑप्शन नंबर फोर है हमारा, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों एवं पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो इसमें से क्या जो है उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेंगे। इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यार्थियों को जो है विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधा और पशु को समझने में सक्षम बनाना, ये जो है इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यानी जो सम्मिलित किया गया है पशु पौधे और पशु को, ठीक है, थीम के अंदर सब थीम बना के, उसका कारण ये छोड़ के है। मतलब ऐसा थोड़ा ना है कि जो पौधों और पशु को जो सब थीम थीम न बना के सब थीम बनाएंगे तो जो है उनको जो है विज्ञान की समझ होगी, पौधे के प्रति दृष्टिकोण होगा। अगर सब थीम बना देंगे तो नहीं होगा। ठीक है, थीम या सब थीम बनाने से उसका क्या लेन देन है, ऐसा कुछ ये नहीं है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 64 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। तो ईवीएस में जो है ईवीएस का जो टीचिंग हम लोग करते हैं उसमें सर्वे कराया जाता है, उसका क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन हमारा, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। ऑप्शन सी, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी है, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका जो है उपयोग करना। इसमें से कौन सा सही है? और आपको यहाँ देखना है, देखिए ऐसे टाइप के प्रश्न आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऐसे प्रश्न सीटेट में आजकल ज़्यादा बनने लगे हैं। पहले सीटेट जो है क्या करता था, क्वेश्चन दिया, इसका ऑप्शन दे दिया, आपको 4 में से कोई एक चुनना है। उसके बाद से आपको ज़्यादा कन्फ्यूज करने के लिए क्या किया कि एक से ज़्यादा प्रश्न जो है आपको, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो देख ही रहे होंगे, एक से ज़्यादा प्रश्न के ऑप्शन सही हो सकते हैं, ऐसा कर देता था, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता था कि दोनों में से कौन सही है। तो दोनों सही होगा, नहीं तो जो है अगर कोई एक चुनना है तो दोनों में से कौन सा चुने, ये आप कन्फ्यूज हो जाते थे। और इस बार जो है मतलब अब देखते हैं कि ऐसे टाइप के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं जिसमें ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 4 दिया रहेगा, चारों में से कौन सही है, 2 सही है, 3 सही है, चारों सही है, कौन सा सही है। तो आपको इसमें से चूज करना होता है। इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि A B C D जो है सभी सही है हमारा, यानी कि जो है
पर्यावरण अध्ययन में जो हम लोग सर्वेक्षण कराते हैं उसमें समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर भी मिल जाता है, इंटरेक्शन का अवसर मिलता है। इसके अलावा बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील भी बनाते हैं। विभिन्न लोग से मिलते हैं तो उसके प्रति संवेदनशील बनते हैं, उनके प्रति संवेदना आती है और सूचना को जो है प्रत्यक्ष रूप से भी प्राप्त करते हैं। बिल्कुल जब सामने डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो डायरेक्ट उनको सूचना मिलेगी, ठीक है, जो भी चीज़ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। और अगला ऑप्शन है आकलन के अवसर में इसका उपयोग भी किया जाता है। बिल्कुल सही है, इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि आकलन के रूप माने जाए बच्चे के, ठीक है, बच्चे भी अपनी जो है जा करके पता लगाएंगे, ठीक है, और आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे में क्या क्या क्षमता है, उसका जो कौशल कैसा है, वो जा करके लोगों से जो है जानकारी जुटाने में कैसे वो करता है, उसका कौशल कैसा है, वो बातचीत की कला कैसी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें पता लगाई जा सकती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न पैसे टाइप का दिया है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। ऑप्शन पानी गुम हो गया, ऑप्शन बी कटोरे ने पानी सोख लिया, मतलब ऑप्शन नहीं सॉरी, ये जो उन्होंने उत्तर दिया है तो कुछ उत्तर इस प्रकार हैं, उसमें से कुछ उत्तर दिया है। तो पहला ऑप्शन उत्तर है कि पानी गुम गया, दूसरा कटोरे ने पानी सोख लिया, फिर आग ने पानी पी लिया, ऑप्शन डी भगवान ने पानी पी लिया। तो ये चार तरह के जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है। अब आपको ये बताना है, ठीक है, इसी पैसे से 3 क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ दिया है कि इसी से आपको जो है 63 से 65 तक क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ये उत्तर जो है बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताता है। तो बच्चे ये चारों उत्तर बता रहे हैं, चारों में उत्तर जो है बच्चे के बारे में क्या आपको विचार बताता है। तो पहला है बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, ऑप्शन बी हमारा बच्चों की सोच जो है गलत है, और थर्ड नंबर ऑप्शन है बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, और 4 नंबर ऑप्शन है वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वाष्पीकरण के बारे में जो है बच्चों के विकल्पी विचार है, ठीक है। यानी कि देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चों को तर्कसंगत नहीं, ये आप नहीं कर सकते। क्यों, देखिए बच्चे जो है जो उनकी जो समझ होगी, उनका जितना वो अनुभव किए रहेंगे, ठीक है, उतना ही ना वो करेंगे। उनको तो क्या पता कि जो वाष्पीकरण की अवधारणा उनको नहीं पता होगी, ठीक है। अब बच्चों की सोच गलत है, सोच तो गलत हो ही नहीं सकती ना। बच्चे जो है वो ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उनकी सोच गलत नहीं हो सकती। आपको उनकी सोच को सही दिशा देनी होती है, सोच उनकी सही होती है, ठीक है, बस आपको सोच को सही दिशा देनी होती है। सुविधादाता हैं आप, ठीक है, फैसिलिटेटर हैं, तो आपको जो है उनको एक डायरेक्शन देना होता है। अब बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, ऐसा तो नहीं। आग जो है मान लीजिए पानी जो है सूख गया, तो अब पानी जो है इवेपोरेट हो गया, ये उनको पता नहीं है, तो अवलोकन नहीं किया तो उनको पता कैसे चला कि पानी जो है गायब हो गया, ठीक है, पानी नहीं है। उनको वो अवधारणा नहीं पता थी इसके बारे में। ये जो है ये चारों ऑप्शन में जो है फोर्थ जो हम लोग का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी वाष्पीकरण करने में बच्चों के विचार विकल्पी है, यानी कि ये उनका तो अभी ऑप्शनल जो है क्वेश्चन, जो भी जो है थॉट है ये ऑप्शनल है। इसका ऐसा नहीं है कि जो है ये परमानेंट थॉट है। फिर बाद में जब वो कॉन्सेप्ट जानेंगे तो उसके बाद से वो उस थॉट को बदल देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शनल विचार है, ऐसा नहीं है कि जो है परमानेंट है, यही उनकी धारणा है, यही सोच है, ठीक है। वो जहाँ उत्तर उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे वाष्पीकरण की तो उसका उनका थॉट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। अब बताइए शिक्षक हैं आप, तो आप इन प्रकार के उत्तरों का सामना कैसे करेंगे। पहला जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करिए, दूसरा वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उन्हें याद रखने के लिए। ऑप्शन थर्ड है उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। ऑप्शन डी है बच्चों को बता दें कि वे गलत है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि बच्चों को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए कि बच्चे जो है आप तुम गलत हो, ठीक है, या बच्चे गलत हैं, ठीक है, तो ये तो बोलना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 तो सीधे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कौन सा आंसर सही होगा, आप हमको जो है कमेंट में बताएंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा। यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा, हम यहाँ बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बच्चों को उनके विचारों तक पहुँचने के लिए चर्चा प्रारंभ करें। यानी कि क्या होता है आगमन विधि में, आपको क्या करना होता है कि जब कोई चीज़ उदाहरण दिया आपने, उसके बाद से आप जो है जो कॉन्सेप्ट है उस पर लेके जाएंगे, ठीक है। तो
आपने पहले उदाहरण दे दिया कि जो है कटोरे में पानी उबाल करके आपने दिखाया वो इवोपरेट हो गया, तो आपको इवोपरेशन समझाना था, वाष्पीकरण की प्रक्रिया समझानी थी, तो आपने वो चीज़ करके दिखा दिया। अब उनसे उनका जो थॉट है वो आपने जान लिया, फिर उसके बाद से आप इसके बारे में आप चर्चा प्रारंभ करेंगे, ठीक है। यानी कि आपने गलत काट दिया या फिर आपने परिभाषा डायरेक्ट बता दिया, नहीं। अब आप चर्चा प्रारंभ करेंगे, उसके बाद से जो है चर्चा को धीरे धीरे कि कैसे होगा क्या होगा, और फिर धीरे धीरे आप उस कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे, ठीक है। कुछ और रिलेटेड करके उदाहरण आप दे देंगे, ठीक है। जैसे वर्षा कैसे होती है, ये सारी चीज़ें जो है आप धीरे 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 वर्षा का पानी कहाँ से आता है, तो धीरे 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 आप करके इवोपरेशन का जो है आप पहले आपने उदाहरण दे दिया, ठीक है। अब उस उदाहरण से आप कॉन्सेप्ट को जोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो विचारों तक उनको पहुँचने के लिए जो है एक चर्चा प्रारंभ करें, चर्चा को जो है आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट तक लेके जाएं। अगला प्रश्न हमारा कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध जो है सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। अब आपको बताना है कि कौन सा प्रश्न जो है वाष्पीकरण के उनके थॉट को, उनकी सोच को मेजर करने का, आकलन करने का एक नमूना हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा है, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। ऑप्शन बी, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। ऑप्शन सी, जल का आरेख बनाइए, सॉरी जल चक्र का आरेख बनाइए, उसे नामित कीजिए। और डी नंबर ऑप्शन है, जल के 5 लाभ लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। अब आप देखेंगे कैसे, देखिए हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको पता है कि जो है हम लोग को कभी भी बच्चों को मुक्त जो है ओपन एंडेड प्रश्न देना चाहिए, मुक्त प्रश्न देना चाहिए, खुले जो है छोर वाले प्रश्न देने चाहिए, यानी कि जो है उनको बांध नहीं कर देना है प्रश्नों में। कि एग्जैक्ट आंसर आपने दे दी, क्वेश्चन का आंसर फिक्स है कि आंसर यही होगा। जैसे कि जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाई। अब जितना मान लीजिए 5 जो है स्टेप्स हैं, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, जितने स्टेप्स होंगे अब आप उसको क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे बच्चे लिस्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, 5 लाभ जो फिक्स है उसको वो लोग रटा रटा बुक में दिया होगा और चीज़ लिख देंगे। तो इससे रटन को बढ़ावा, रटन जो है बड़ा विद्या को बढ़ावा मिलेगा। और देखिए हमको क्या करना है, बच्चों की सोच को डेवलप करना है। तो यहाँ हम लोग करेंगे कि जो है क्या होता है यदि जल चक्र होता नहीं, इससे उनके थॉट का हमें पता चलेगा, इनके जो है कॉन्सेप्ट समझ लिया उन्होंने, कैसे उनके थॉट का पता चलेगा, उनके जो है वो कैसा वो उत्तर देते हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग उत्तर देंगे, ठीक है, अलग अलग दिमाग लगाएंगे, अपना थॉट प्रोसेस विकसित होगा, उनका जो सोच विकसित होगा उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो सोच के तब क्या कहता है, एनसीईआरटी भी कहता है कि जो है आप रचनावाद को बढ़ावा दीजिए, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म पे आधारित है, वो आपको जो है बच्चे कंस्ट्रक्ट कर सकें ज्ञान का। तो इसके लिए आपको ऐसा प्रश्न देना होगा जो ओपन एंडेड हो, यानी कि इसका कोई उत्तर फिक्स नहीं है, क्या होता है यदि जल चक्र होता है नहीं। 40 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, सारे बच्चों का आपका जो है थॉट अलग अलग होगा, सारे का उत्तर अलग अलग आएगा। कुछ का सेम उत्तर आ भी गया तो बाकी का उत्तर अलग अलग आएगा। अगर आपने मान लीजिए कि जल चक्र के 5 लाभ लिखे, तो 5 लाभ जो है वही ना 20 बच्चे या 30 बच्चे जो भी हैं, 40 बच्चे हैं, वो 40 बच्चे आपको सेम आंसर लिख के दिखाएंगे, उनमें उनका थॉट का पता हमें कहाँ से चलेगा। लेकिन जहाँ अगर आप ये लिखते हैं कि यदि जल चक्र होता ही नहीं, क्या होता अगर ये जल चक्र नहीं होता, तो इसमें सब अपना अपना थॉट लगाएंगे कि हाँ, मान लीजिए कोई कहेगा कि जो है बारिश नहीं होता, कोई कहेगा कि फसल नहीं उपजेगा, कोई कहेगा कि जो है लोग पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती, कोई कहता नदी सूख जाएंगे। तो ये 4 अलग अलग जो है थॉट बच्चों के पता चलेंगे हमें। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए मैप वाले प्रश्न आ गए आपके। मैप के प्रश्न को आपको बहुत सावधानी से सॉल्व करना होगा। देखिए मैप का प्रश्न 1 नंबर का बिल्कुल फ्री का होता है, ठीक है। ईवीएस के पेडागोजी आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको मैप के प्रश्न उससे कॉन्सेप्ट दिया है कि आपको बच्चों को मैप के बारे में समझाना है, ठीक है। तो एक प्रश्न मैप के तो फिक्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो है एक सेशन लाऊँ, एक जो है वीडियो बनाऊँ जिसमें जो मैप से संबंधित जितने प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं सारे एक में कंबाइन कर दूँ। इसके अलावा कुछ और अदर क्वेश्चंस को ऐड करूँ जो है मैप में जो है पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसे टाइप के प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है। तो उन प्रश्नों को भी मैं ऐड कर दूं और अच्छे से आपको समझा दूं कि मैप वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपको मैप विथ मैप के साथ आपको इस प्रश्न को हल करूँगा, जैसे कि मैंने
पहले के वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि आपसे ऐसे प्रश्न जो भी आएंगे मैप वाले उसको मैं आपको मैप पे ले जाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैप पे हम इसको लेके चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि जो है पूछा है कि जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य कौन सा है। हालांकि जम्मू कश्मीर का अब जो है आपको पता है जम्मू कश्मीर राज्य रहा नहीं, वो तो यूटी हो गया है। ठीक है, पहली बात तो ये यूटी हो गया है, लेकिन फिर भी प्रश्नों को बदल के तो दे सकता है ना। इसके अलावा यूटी हो गया, फिर आपको जो है और जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य कौन सा, मतलब यूटी में भी देखें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अगर ऐसा करके स्लैश करके देता है तो उसमें आपको देगा लद्दाख भी ऑप्शन में देगा। ठीक है, चलते हैं मैप पे। तो देखिए यहाँ हो गया आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया और बोल रहा है कि इसके जो है पड़ोसी राज्य कौन सा है। तो आप सीधे देख रहे हैं कि इसका पड़ोसी राज्य पंजाब हो गया, पहला तो पंजाब हो गया और दूसरा हिमाचल प्रदेश यहाँ लिखा हुआ है। ये दोनों पड़ोसी राज्य हो गए और ऑप्शन में था यूपी। तो देखिए उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश तो यहाँ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर से दूर है। फिर उत्तराखंड, तो हिमाचल प्रदेश के बाद आता है उत्तराखंड, तो ये भी इसका पड़ोसी राज्य नहीं होगा। और राजस्थान देता है, राजस्थान तो होगा ही नहीं क्योंकि जो है ये तो बहुत पंजाब का पड़ोसी राज्य कौन सा है या गुजरात का पड़ोसी राज्य कौन सा है तो हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर से तो बहुत दूर है। आपको ये सीधे ईस्ट में पड़ता है और ये नॉर्थ में पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आपको देखिए आपने मैप के साथ देखा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने मान लीजिए प्रश्न कर भी लिया तो आप कॉन्सेप्ट दिमाग लगा रहे हो कि हाँ ऐसा हो रहा है, क्या जम्मू कश्मीर की लोकेशन क्या है या फिर उत्तराखंड की लोकेशन क्या है, ऐसा सोच ही रहे हो। जबकि मैंने दिखा दिया आपको कि उत्तराखंड आपको हिमाचल के ठीक नीचे है और जम्मू कश्मीर के सबसे नज़दीक में आप देखेंगे तो यहाँ सटा हुआ पंजाब है और हिमाचल प्रदेश है। पहले हिमाचल प्रदेश आता है फिर पंजाब, तो ये दोनों पड़ोसी राज्य होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर था हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और उसमें जाकर के फैक्ट नॉलेज सर्च मारिए, वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ की पीडीएफ वहीं पे उपलब्ध की जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। ठीक है, अब स्थान दिया है, वहाँ पे कैसे घर बनते हैं इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो मनाली दे दी, ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है मनाली, राजस्थान, असम और लद्दाख। ठीक है, ये दे दिया है। और इधर जो है आपका दे दिया कि जो है ये ऑप्शन दे दिए, बांस के खंभे पे ऊंचे बने हुए घर, लकड़ी की या पत्थर से बने छत, हाउस बोट, ये सारी चीज़ें दे दी हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है मिलान करना है कि कौन सा सही होगा। ऐसे प्रश्न भी बनते हैं और ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन होता है। जनरली लोग क्या होता है कि जो है लोग सिंपल प्रश्न तो फिर भी कर ही लेते हैं, लेकिन लोगों का गलती कहाँ होता है। देखिए ईवीएस के प्रश्नों में मैप में गलती होता है, मोस्ट प्रोबेबली लोग का जो है गलत हो जाता है। बहुत सारे लोगों का मैप देखा है मैंने, प्रश्न गलत हो जाता है। अब जैसे पिछली बार 2019 का जो दिसंबर वाला था उसमें जो है पूछा था एक प्रश्न मैप से कि जैसे पूछ दिया था कि इस राज्य का पड़ोसी राज्य कौन सा है, शायद केरला का पूछा था, केरला का पड़ोसी राज्य कौन सा है। हाँ, केरला का पड़ोसी राज्य पूछा था। तो अब आपको मैप तो याद है नहीं। ठीक है, मैप जिसको याद नहीं होगा उसको तो पता ही नहीं है कि पड़ोसी राज्य कौन सा है, या फिर राज्यों के सूची भले ही याद हो आपको, लेकिन आपको पूरा मैप याद करने की जरूरत नहीं। दिमाग आप थोड़े ना पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर, नॉर्मल सीटेट का लेवल उतना नहीं है आपको तैयारी करने के लिए। तो आपको हल्का मैप का एक आइडिया होना चाहिए। जो कुछ 8-10 स्टेट हैं, 29 स्टेट होने का मतलब ये नहीं कि 29 नहीं 28 या 29 स्टेट का आपको ये नहीं, और यूटी वगैरह का पूरा पता नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए। 8-10 जो ज़्यादा हाईलाइट वाले जो स्टेट हैं उनका आपको एक आइडिया होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे है, अब आपको
वो प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या होता है, ये ऐसे टाइप के प्रश्न जो 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिया रहता है उसमें गलत हो जाता है। फिर डबल डबल जो आंसर हो जाते हैं, मतलब दोनों आंसर में से कोई भी सही हो सकता है या फिर दोनों लग रहे हैं सही, तो उसमें मैक्सिमम लोगों का गलत हो जाता है। ठीक है। और दूसरा उपरोक्त सभी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उपरोक्त सभी वाला अगर आपको आंसर पता नहीं है, मार दोगे तो सही है, ठीक है बिल्कुल। और आपको जैसे ऑप्शन दे दिया, 3 ऑप्शन दिया है कि उपरोक्त सभी ऑप्शन डी में, तो वो सही हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मार दो, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपको याद हो तो पहले जांच लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उपरोक्त सभी वाले प्रश्न हमेशा सही नहीं होते। ठीक है, आजकल सीटेट भी थोड़ा सा ट्रिक यूज करने लगा है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं आंसर, हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका हम लोग का प्रश्न का जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि जो है पहला का जो है सी। अब देख लेते हैं हम लोग, मिला लेते हैं। पहला का जो है हम लोग का मनाली का सी, यानी कि जो है सॉरी, हाँ पहला का सी। देखिए, तो पहला का सी यानी कि ये जो है असम में जो है बांस के खंभों पर ऊंचे ऊंचे घर होते हैं। ठीक है, आपको जब एनसीईआरटी की समरी कराई जाएगी ईवीएस की, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये प्रश्न जो है आप सोचेंगे कैसा है, एकदम एज इट इज, मतलब एनसीईआरटी का जो आपको समरी करा दिया जाएगा 15 में से 15 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट एज इट इज देखने को मिलेंगे कि आपको जो है आपको कहीं बाहर सोचने की जरूरत नहीं है, कराया जाएंगे एकदम सेम टू सेम वही प्रश्न बन जाएंगे। आप कोई भी प्रीवियस ईयर को उठा के देख लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, आपको वैसे भी पीडीएफ प्रीवियस ईयर वाली भी दे दी जाएगी टेलीग्राम में। ठीक है, और आपको जो आपने प्रैक्टिस सेट, उम्मीद है आपने ले ही लिया होगा, बना भी रहे होंगे, तो प्रैक्टिस सेट में भी आप चेक कर लो, एकदम सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो असम जो है, असम का जो पहला नंबर हो जाएगा कि बांस के खंभे बनते हैं। फिर यहाँ पे फिर ए का जो है दूसरा, यानी कि जो है यानी कि मनाली का जो है, मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले बनते हैं, क्योंकि अन्य जगह की जो है बारिश वगैरह होती है। ठीक है, या फिर जो है बर्फ़ गिरती है, मोस्टली वहाँ ठंडा मौसम है तो वहाँ बर्फ़ गिरती है, तो बर्फ़ जो है होगा तो वो ढलवा जो छत रहता है ढलान वाले लकड़ी के, उससे नीचे गिर जाएगा। ठीक है, बी का जो है 4, बी का 4, तो यहाँ देख लेते हैं बी का जो है वो राजस्थान में जो है, आपको पता है राजस्थान में गर्मी होती है, तो राजस्थान में जो है मिट्टी के घर बनते हैं और उनकी छतें जो है कटीली झाड़ियों से छाई रहती हैं। सी का 1 हो गया। और यहाँ पे डी का जो है 5, यानी कि जो है लद्दाख में जो है पत्थर से घर बनते हैं और जिनके फर्श जो है छतें जो होते हैं लकड़ी से बने होते हैं। फर्श से छत लकड़ी से बना होता है और पत्थर से घर बने होते हैं। आपको याद हो तो आपने एक, मैं मूवी का एक उदाहरण ले लूँगा, आपने जनरली आप जो है मूवी का जो है से रिलेट किया जाए तो आपको जल्दी याद हो जाता है। और वैसे भी हम लोग का जो है एमसीएफ पता भी है कि आपको बाहर की दुनिया से जोड़ना, तो उसके अनुसार फिर मैं आपको बताता हूँ कि मूवी भी आई थी, शायद आपने देखी भी हो, शिकारा करके कोई मूवी थी, तो उसमें भी आपको देखिए मूवी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखा जाता है, इंटरटेनमेंट तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आप उससे कुछ सीख सकते हैं अच्छी चीज़ें तो आपको सीखनी चाहिए। अब जैसे 3 इडियट से आपको क्या सीखें, 3 इडियट आपको जो है उससे अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बच्चों को थोपना नहीं चाहिए कोई चीज़, अगर उनको मुक्त वातावरण में सीखने का अवसर दिया जाए, पढ़ाई कराया जाए, तो वो और अच्छे से सीखते हैं। पहली बात ये रटन विद्या को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। दूसरी चीज़, तीसरा, आप तारे ज़मीन पे देखेंगे तो उसमें जो है अधिगम अक्षमता के बारे में बताया गया है, आपको पढ़ना भी है, सीटेट के सिलेबस में है। इवन की पेडागोजी आप किसी भी एग्जाम में जाओ आपको अधिगम अक्षमता से प्रश्न आते हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्पेक्सिया इत्यादि। ठीक है, तो वो एक बात हो गई। ठीक है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। पशु की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न और डिजाइन जो है ऑप्शन उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं।
ऑप्शन बी परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। ऑप्शन सी उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ऑप्शन डी जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है जलवायु के कारण होता है जिसमें वे रहते हैं। तो पशु की त्वचा जो है उस पर जो भी बाल होते हैं, मान लीजिए कि जिराफ का है, ठीक है, जिराफ का जैसा पैटर्न होता है, जेबरा का जैसा होता है, चीता का जैसा होता है, तो वो पैटर्न आखिर क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि ताकि जो ऊँट का जो बाल हो गया या फिर जो भी जीव होगा, तो वो उनका बाल का जो पैटर्न होता है वो आपको त्वचा, बाल का नहीं त्वचा का पैटर्न होता है या बाल का जो दिखता है वो आपको बालों का कलर पैटर्न वगैरह वो सारे वो उसके अनुसार अनुकूलित होता है जहाँ पे वो पाया जाता है। जैसे कि आपको जो है मान लीजिए सिर का ले लीजिए, बाघ का ले लीजिए, बाघ पे जैसे लंबी लंबी धारियाँ होती हैं, वो ब्राउन टाइप का कलर का होता है, ब्राउन और ब्लैक में, ठीक है, जो भी कलर होता हो। तो बाघ का जो आप देखते होंगे, आपने वाइल्ड वाले वीडियोज देखे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो आराम से वो घासों में छुप जाता है, जो सूखे घासें होती हैं जंगल में, उसमें छिप करके धीरे से शिकार करने के लिए वो दबे पाव आगे बढ़ता है। तो उसके जो बॉडी का जो पैटर्न है बाल का या फिर जो उस पर कलर का पैटर्न है, वो उसको वहाँ के वातावरण में छुपा देता है, ठीक है। तो ये उस जलवायु के कारण होता है, जो भी पशु का जो होता है पैटर्न त्वचा का रंग का, क्योंकि वहाँ जो रहते हैं उसके अनुसार डिजाइन किया गया रहता है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उसका उस भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तु पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा जो है दिया गया है? ऑप्शन है भारतीय जंगल अधिनियम 1927। ऑप्शन जो है सेकंड है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ऑप्शन नंबर थर्ड है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। और 4 नंबर है संविधान अनुसूचित जाति आदेश जो है संशोधित विधेयक 2012। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार जो व्यक्ति 25 साल तक किसी भूमि पर रहता है, ठीक है, या उससे ज़्यादा समय तक, तो उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तु पर जो है उसका अधिकार होता है, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको कभी कभी बोरियत लगती होगी कि मैं कितना लंबा जो है खींच दे रहा हूँ डिस्कशन को। देखिए मैं आपको जो है आपको ये जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ ये चीज़ें आपको ध्यान से सुननी होती हैं। आप एक कैजुअल लेके चलिए, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ने से ज़्यादा हम लोग सीखने आए हैं, ठीक है। हम लोग एक दूसरे से सब सीखने आए हैं, ठीक है। हम लोग शिक्षक है, वैसे आप बच्चे तो हो नहीं कि जो है नहीं मैं आपका वो पहली दूसरी कक्षा वाला शिक्षक कि मैं आपको एकदम बैठा लूँ कि हाँ बैठो चुपचाप ये कर लो, पहले वाला समय भी नहीं है, ठीक है। आजकल बच्चों को भी खेल के मदद से पढ़ाया जाता है, तो मैं भी जो पढ़ाता हूँ वो डिस्कस करता हूँ आपको रिलेट कर करके। दूसरे जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करता हूँ उन चीज़ों से आप जाएंगे जब एग्जाम में तो आपके प्रश्न बनेंगे, और आप जब सॉल्व करोगे तो आपको वही चीज़ें आपको याद रहेंगी। ये प्रश्न जो है आपको याद रहे ना रहे, लेकिन जब मैं वो चीज़ों से रिलेट करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने आपको जैसे बताया कि जब पत्थर के घर बनते हैं, तो आपको पता होगा कि जो आपने मूवी देखी होगी शिकारा, तो उसमें जो है घर बने हैं पत्थर के। अब आप क्या करोगे, जो आपको सोचोगे कि सर तो जब बेकार मूवी डिस्कस कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अब आपने देखा होगा उसमें जो है पत्थर से घर बनते हैं। अब आपको दिमाग में क्लिक कर गया वो चीज़, जब आप एग्जाम में जाओगे अगर आपका प्रश्न बनेगा तो पत्थर के घर कहाँ बनते हैं, ये प्रश्न बन भी जाता है, ठीक है। बना भी है शायद पिछले ईयर के प्रश्न को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, उसमें आपको मिल भी जाएगा। पत्थर से जैसे अभी देख लिया कि घर कहाँ बनते हैं, तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि जो है पत्थर के घर जो है लद्दाख में बनते हैं, ठीक है। क्योंकि जब लद्दाख और कश्मीर वगैरह जो एरिया है उस रीजन में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए पत्थर के घर बनते हैं, ठीक है। तो फर्श वगैरह जो है वो सर लकड़ी की बनी होती है। तो ये चीज़ आपको दिमाग पे जो है क्लिक कर जाएंगी। और जो है देखिए अगर आप चीज़ों को रिलेट करके नहीं पढ़ोगे तो आ करके रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही हम लोग रटने को प्रमोट करते हैं। सीखिए और समझिए, समझने जितना आप समझेंगे, पेडागोजी समझने की चीज़ है, रटने की नहीं, ठीक है। और अगर आप रटना चाहते हैं, सीधी बात तो ये है कि रटना चाहते हैं तो रटने के लिए आपके पास पूरा मटेरियल है, आपका बुक पढ़ा है, प्रैक्टिस सेट उठा के सॉल्व कीजिए, वो तो ज़रूरी है ही। इसके अलावा पूरा बुक उठा के अपना जो भी टीचिंग आपने ये किया, DLED B.Ed जो भी किया उसका बुक उठा के पढ़िए, ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध है, आप पूरा रटो, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ समझने आते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे नहीं जब तक
सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आगे उसका कोई मतलब नहीं बनता है प्रीवियस ईयर कराने का। तब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मच्छर द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय यानी सेट कौन सा है? तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन है मलेरिया, HIV एड्स और डेंगू। ऑप्शन नंबर सेकंड है HIV एड्स हैजा डेंगू। ऑप्शन नंबर थर्ड है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर डी है मियादी बुखार हैजा चिकनगुनिया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। हम लोग का अगला ऑप्शन जो है, जब भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ तो देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, प्रश्नों को मैं पढ़ ही दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाक से, ठीक है, कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। उसके बाद से जब मैं उसका आंसर बता दूंगा, तो अगर आपको सही होता है तो अच्छी बात है, अपनी पीठ थपथपा लीजिए खुद से, और अगर गलत होता है तो उस चीज़ को माइंड में नोट कर लीजिए। डिस्कशन में करता हूँ, फिर उसके बाद क्यों सही होगा उसको नोट कर लीजिए, उसको दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, अब आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड हो जाएगा, यानी कि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ये सारे मच्छर से होने वाले हैं। आपको पता है डेंगू एडिस से होता है, ठीक है। मलेरिया मादा यानी फ्रिज मच्छर से होता है। चिकनगुनिया भी जो है मच्छर से होता है, लेकिन मलेरिया तो मच्छर से होता है। यहाँ HIV एड्स और दिया है डेंगू, तो यहाँ 2 मच्छर जो वाले रोग हो गए, और बाकी जो है HIV एड्स ये सारे मच्छर से नहीं होते हैं। आपको पता है ये वायरस से होता है, राइनो वायरस से। वरना अगर मच्छर से होते रहता तो सारी दुनिया एड्स से जो है संक्रमित हो चुकी होती। जिस तरह लोग मलेरिया से मरते हैं और जितना डेंगू और मलेरिया से मरते हैं, उस अगर एड्स भी अगर मच्छर से फैलने लगे तो आधी दुनिया तो आधी आज जो कोरोना की स्थिति है वही स्थिति उस इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती, ठीक है, क्योंकि मच्छर हर जगह पाए जाते हैं फिनलैंड को छोड़ के। ये भी एक जीके का प्रश्न है कि कहाँ नहीं पाया जाता है मच्छर। अगला प्रश्न है, घटपर्णी पौधा निफेंथीज जो है, इसके बारे में जो है स्टेटमेंट दिया 4, और आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए ये सारी चीज़ें आपको निफेंथीज से प्रश्न आपको 2019 में भी पिछले साल का जो प्रश्न है आपने देखा होगा, आपको मैं कराऊंगा तो मैं दिखाऊंगा। ये प्रश्न एकदम एज इट इज प्रश्न उठ करके 2019 में दिसंबर वाले पेपर में दे दिया है, ठीक है। तो प्रश्न रिपीट होते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि आपको प्रश्न इससे काफ़ी रिपीट हो जाएंगे, नहीं भी रिपीट होंगे तो कुछ चेंज करके इसमें मॉडिफाई करके डाल देगा, या फिर आपको अगर आपने क्वेश्चन सिर्फ किया नहीं है, डिस्कशन करके समझा है, तो आपको उससे भी प्रश्न जो भी बनेंगे रिलेट करके वो आपको बन जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन देख लेते हैं। भारत में नहीं पाया जाता घटपर्णी का पौधा। ऑप्शन बी, मेढक कीड़े चूहों को चालाकी से फंसा के खा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारावत की ध्वनि निकालता है। ऑप्शन नंबर डी है का जो है मुंह छोटी कंटियों से ढका होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी। कि मेढकों चूहों वगैरह को आसानी से जो है फंसा के खा लेता है। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि क्यों नहीं होगा। देखिए भारत में नहीं पाया जाता ये ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं है, भारत में पाया जाता है, मेघालय वगैरह के जो क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है। ये प्रश्न बनता है, ऐसा प्रश्न 2019 के जुलाई में अगर मैं पूछा था कि घटपर्णी का पौधा जो है या फिर निफेंथीज जो है वो कहाँ पाया जाता है, ये प्रश्न बना था। तो उसमें ऑप्शन दिया था कि कहाँ पाया जाता, अलग अलग स्टेट के दिया था, या फिर ये भी दिया था कि भारत में नहीं पाया जाता। तो आपको मेघालय टिक मारना था, मेघालय वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए ध्वनि निकालता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो एक कैप जैसा होता है, एक फूल होता है, इसमें जो है अलग अलग अच्छे रस जो है भरे होते हैं जो कीड़ों को आकर्षित करते हैं। बाल होते हैं अंदर, जब कीड़ा घुसता है अंदर तो फिर घुस तो जाता है, लेकिन निकलने के लिए ये होता है तो वो बालों में फंस जाता है, और ऊपर से ढक्कन जो है ढक्कन जैसा होता है वो बंद हो जाता है फूल का, उसमें वो खाने को जो है बचा जाता है। तो ऐसे होता है, ना कि ध्वनि निकाल के आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर 4 का मुँह जो छोटी कंटियों से ढका होता है। तो घटपर्णी पौधा का जो मुँह नहीं होता है, उसमें जो फूल होता है वो जो है ऑटोमेटिक जो है फूल जो है बंद हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने यूट्यूब पे वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं, अवेलेबल है कि आप जैसे उस पर जो है
कोई कीड़ा बैठेगा, या फिर आप खुद भी कोई चीज़ से अगर आपके पास पौधा है, वो अगर कोई चीज़ आप डालते हो, फटाक से उसमें सेंस होता है कि फटाक से वो बंद हो जाता है फूल। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है, नीचे दिए खाद्य पदार्थों के किस समूचे में लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, तो ये जो है फूड चैप्टर है उससे प्रश्न पूछा गया, फूड जो है थीम। ऑप्शन है आंवला पालक आलू, ऑप्शन बी है आंवला आलू टमाटर, ऑप्शन सी है बंद गोभी भिंडी गुड़, ऑप्शन डी है आंवला पालक गुड़। तो देखिए, आपको एक चीज़ तो पता होगी, आपको 100%, बाकी सारी चीज़ें पता होना हो। आपको पता होता है पालक में जो आयरन होता है। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जी में आयरन होता है, आपको तो पता है, इतना तो पता होगा ना, तो पालक में होगा। ठीक है, अब आपको जो है बाकी दो चीज़ें नहीं पता होगा, आंवला में होता है नहीं होता होगा ये नहीं पता है, लेकिन बाकी जैसे गुड़ में, तो गुड़ में आयरन होता है, बिल्कुल पता होगा, क्योंकि जो है गन्ने के रस से बनाया जाता है। ठीक है, फास्फोरस और आयरन जो हम लोग को यहाँ मिट्ठा बोलते हैं, गुड़ बिहार की जो है भाषा उसमें मिट्ठा बोला जाता है, और बाकी जो है क्षेत्रों में गुड़ बोला जाता है, पंजाब वगैरह क्षेत्रों में। तो देखिए, गुड़ जो है गन्ने के रस से बनता है, और आपको पता है कि जो है गन्ने के रस में पाए जाते हैं। तो जो है लौह तत्व इसमें पाया जाता है, यानी कि आयरन पाया जाता है, उसके अलावा फास्फोरस पाया जाता है। इसलिए अगर आपको आयुर्वेद में अगर आप इलाज करते हो तो उसमें फास्फोरस और इससे गुड़ का महत्व है कि गुड़ गुड़ यूज करना चाहिए, ना कि चीनी। ठीक है, तो ये चीज़ें के बारे में बताया गया है। कुछ चीज़ें अलग से भी ऐड कर लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इससे आपको जो है दिमाग में आ जाएगा कि गुड़ में जो है, आप भूलोगे नहीं कभी कि गुड़ में जो है आयरन और फास्फोरस होता है। हो सकता है कि अगले आगे प्रश्न दे उसमें लौह तत्व की जगह फास्फोरस दे दें। ठीक है, तो फास्फोरस वाले तत्व कौन से होंगे? ऑब्वियस है कि गुड़ आपको दिया रहेगा, गुड़ आप देख कर टिक मार दोगे। तो पालक और गुड़ तो हो गया यहाँ पे, और आंवला था, आंवला में भी विटामिन सी भी पाया जाता है और आयरन भी पाया जाता है। ठीक है, तो बाकी अगर सेट देखो, आपको 2 सेट पता है तो आप देख लो, 2 सेट आपको किसी में मिलता है, गुड़ और पालक है ही नहीं दोनों में, सिर्फ इसी में गुड़ और पालक है। आपको आंवला पता ना भी हो फिर भी आप आराम से जो है कर लोगे। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। हो सकता है कि आगे जो प्रश्न दे, अगर आगे अगर, क्योंकि आपने देखा था कि जो है 2016 जो इसमें प्रश्न है, इसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपको जो है आगे 2019 में जो है पूछ दिए गए हैं। इसमें से मैक्सिमम प्रश्न आप देखेंगे कि एज इट इज उठ करके जो है पूछ दिया गया है 2019 में, जुलाई और दिसंबर के अलग अलग सेशन में। ठीक है, फिर आपने ये भी देखा था कि जो है 2016 के ही पेपर, 2014 का पेपर मैंने कराया था, उसमें से प्रश्न उठ करके 2018 में पूछे थे, 2018 का मैंने कराया था। ठीक है, तो प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर, जैसे ऑप्शन चेंज कर दे, आपको आंवला बंद गोभी वगैरह की जगह अलग कुछ डाल दे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी आए थे, तो कहाँ से आए थे? ऑप्शन दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से और उज्बेकिस्तान से। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाए, जल्दी से कमेंट कीजिए। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है दक्षिण अमेरिका से जो है आए थे मिर्च लेके व्यापारी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है कैक्टस पौधे के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन बया, ऑप्शन सी कलचिड़ी, ऑप्शन बी कलचिड़ी, ऑप्शन सी है फाख्ता, ऑप्शन डी है शकरकोरा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है फाख्ता जो है, जिसको हम लोग हार्मिंग बर्ड कहते हैं इंग्लिश में, उसको जो है इंग्लिश हम लोग देख ही लेते हैं, तो फाख्ता डब डब भी कहते हैं, या फिर हार्मिंग बर्ड भी। एक्चुअली ये फाख्ता जो है एक जो है कैटेगरी टाइप का है। डब डब जो है एक चिड़िया ही नहीं है, आपने देखा होगा। डब एक ये है, डब में बहुत सारे आते हैं, मॉर्निंग डब आती है और भी बहुत सारी डब चिड़िया आती हैं। ठीक है, इसमें एक हार्मिंग बर्ड जो है आपने चिड़िया देखा होगा, वो भी जो है आपको झाड़ियों के बीच जो है घोंसला बनाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप सीधे फाख्ता याद रखें। ठीक है, फाख्ता का नाम जो है हार्मिंग बर्ड भी। अब हार्मिंग बर्ड के बारे में बात कर ही ना हो तो एक चीज़ और डिस्कस करूँ कि हार्मिंग बर्ड पीछे की तरफ से भी उड़ सकती है
और वो एक जगह टिक के जो है हवा में उड़ते हुए एक जगह रुक सकती है और वो फूलों का रस चूसती है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको इसमें से बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। तो पशु का विवरण दिया है, आपको जो है पहचानना है देख के। तो पहला ऑप्शन है हमारा, यह भालू जैसा दिखता है, सॉरी पढ़ लेंगे हम लोग, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर सोता है उसकी पत्ते खाता है, लगभग 40 साल तक जीवित रहता है। ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है। ऑप्शन है हमारा चिंपैंजी, पैंडा, स्लॉथ और लंगूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में जल्दी से जल्दी लिखिए। ठीक है, आपको कौन सा लगता है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का स्लॉथ, यानी कि जो है स्लॉथ जो है वो भालू की तरह दिखता है, आपको आपने देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा स्लॉथ, ये ऐसा दिखता है स्लॉथ। ठीक है, और देखिए ये जो जिस पेड़ पर रहता है, ठीक है, उसी पेड़ पे जो है आपको जो है बिता देता है। एक पेड़ पे लगभग 8 साल तक रहता है। ठीक है, और 40 साल तक इसका ज़िंदगी जीता है, यानी कि टोटल जो है आपको जो है 5 पेड़ इसको जो है 5 पेड़ जो है इसको चाहिए होता है। 5 पेड़ पे जो है इसकी ज़िंदगी पूरा खत्म हो जाती है, क्योंकि जो है एक पेड़ पे लगभग 5 साल तक जीता है। पूरा पत्ती जब तक एक पेड़ की पत्तियाँ खत्म नहीं होती है तो दूसरे पेड़ पे नहीं जाता है, उल्टा लटक के सोता है। ठीक है, और जो है 17 घंटे सोता है, बहुत ज़्यादा सोता है। सिर्फ यानी कि समझ लीजिए सिर्फ खाता है सोता है, खाता है सोता है। इसकी पूरी ज़िंदगी पेड़ पे ही कट जाती है। तो आज का हमारा सेशन जो है ये भी प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग पूरा जो है 30 प्रश्न एक ही वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आगे ये सारे प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस प्रश्न को सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं, उसके आगे के सारे प्रश्नों को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तु को देख सकते हैं। तो आपको बताना है, क्योंकि ये मैं प्रश्न इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि ये भी एनसीईआरटी से ही है। बाकी पेडागोजिकल सेक्शन के क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे। ऑप्शन हमारा सांप, रेशम कीट और छिपकली। ऑप्शन बी है चील, गरुड़, गिद्ध। ऑप्शन सी है मधुमक्खी, मच्छर, तितली और बाघ, तेंदुआ, सांड। इसमें से कौन सा होगा। तो एनसीईआरटी में भी दिया है एकदम क्लियरली कि आपको चील, गरुड़ और गिद्ध जो है इसका जो है दृष्टि होता है वो मनुष्य की तुलना में 4 गुना तेज होता है। वो एकदम दूर से ही देख लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को। कहा भी जाता है कि जो है चील और गिद्ध की दृष्टि इतनी तेज होती है कि जो उतनी ऊपर एकदम आकाश में रहता है। ठीक है, फिर भी जो है वो जो है दूर से ही देख करके नीचे ज़मीन पे चलता हुआ चूहा या कीट पतंग को देख लेता है, वहाँ से जो है छलांग मतलब छलांग मारता है, क्या है उड़ता है और उड़ के आके झपट्टा मार के उनको लेके उड़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग जो है इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, हमारा तरीका पसंद आया होगा। मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके सुझाव जो हैं वो मैं आपको बोलता हूँ कि आप कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए। आपके जो प्रश्न है वो पूछिए, या फिर किसी तरह के कोई डाउट हो तो वो पूछिए। ठीक है, आपके सुझाव को हम सादर आमंत्रित करते हैं। आपके सुझाव के अनुसार ही हम लोगों ने ये सेशन शुरू किया था, और उसके बाद भी जो जैसे कि मैंने बोला था आपको कि मैप में आपको समझाऊंगा, तो मैंने मैप में भी समझाया। इसके अलावा मैप वाले प्रश्नों को अलग से मैं कराऊंगा। मैप कैसे सॉल्व करना है, मैप कैसे याद करना है, ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा। शॉर्ट तरीका आपको बताऊंगा, शॉर्ट में कैसे याद कर लें। इसके अलावा जब आपने देखा स्लॉथ वाले प्रश्न हैं तो आपको जाकर रिलेट वो इसलिए जा करके डायरेक्ट आपको दिखाया कि क्या होता है। तो ये चीज़ें इसलिए कराता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे। और डिस्कशन करने का मतलब ये नहीं कि आप जो है वीडियो को आप स्किप कर दो। सारे डिस्कशन में आपका एक प्रश्न छुपा है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। प्रश्न इन्हीं से बनते हैं, ना कि सीधे प्रश्न रट के चले गए और जाके कर लिया, उससे नहीं बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी की, वीडियो को अच्छे से देखा और जो टिप्स मैं बताता हूँ आपको वो चीज़ें फॉलो करते रहें आप, तो मेरे बताए हुए आपके जो ट्रिक ऐसे हवा में नहीं होते हैं, कुछ श्योर सर्ट तरीके हैं, आजमाए हुए तरीके हैं
तो आपका जो है जीत निश्चित है। आपको जो है आपका सीटेड निकलना क्या, अच्छे नंबर आएंगे, निकलने के आप अच्छे नंबर स्कोर करोगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।